नमस्कार, सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत। मैं हूं शैलेश। पूरे देश में SIR यानी मतदाता सूची के पुनरीक्षण या सुधार को लेकर हंगामा मचा हुआ है। उत्तर प्रदेश में भी हो रहा है, उसको लेकर भी हंगामा है। बंगाल में तो ममता बनर्जी झंडा उठाकर खड़ी हो गई है। उत्तर प्रदेश में भी पूर्व मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता अखिलेश यादव कह चुके हैं कि वहां हर विधानसभा क्षेत्र से कम 50,000 मतदाताओं का नाम काटने की योजना बनाई जा रही है। उधर SIR में लगे जो BLO हैं, ब्लॉक लेवल ऑफिसर्स या ब्लॉक लेवल कर्मचारी हैं, वो अलग से शिकायत कर रहे हैं कि कम समय में उनको इतना ज़्यादा काम दे दिया गया है कि वो कर ही नहीं पा रहे हैं। कहीं इस्तीफे की बात आ रही है, कहीं आत्महत्या की बात आ रही है, तरह तरह की बातें हो रही हैं। और इस बीच उत्तर प्रदेश की सरकार ने, वहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक और आदेश दे दिया है। अब उन्होंने कहा है कि सभी जिलाधिकारी जो हैं वो विदेशियों की पहचान करें और विदेशियों की पहचान करके और उनको रखने के लिए विशेष रूप से डिटेंशन सेंटर बनाए जाएं। ये एक बड़ी घोषणा है। SIR के समय अगर ये कहा जा रहा है कि विदेशियों की पहचान करें, डिटेंशन सेंटर बनाएं, तो उसका एक और मतलब भी निकाला जा रहा है। बात यह है कि जिलाधिकारी जो होते हैं वही आमतौर पर जिले के मुख्य चुनाव अधिकारी भी होते हैं। सामान्य तौर पर यही प्रक्रिया लागू होती है। शायद ही कहीं पर किसी दूसरे अधिकारी को चुनाव अधिकारी बनाया जाता है। तो अब जिलाधिकारी एक तरफ से विदेशियों की सूची बनाएंगे और SIR की प्रक्रिया भी चल रही है, तो इसमें कहीं घालमेल की कोशिश तो नहीं हो रही है? इससे किसका नुकसान होगा? कौन फंसेगा? किसके सामने मुश्किलें आएंगी? अब देखिए, SIR की प्रक्रिया बिहार में चलाई गई बड़ी जल्दीबाजी में, सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया, कुछ चीज़ें बदली गई, कुछ नहीं बदली गई, और अंत में चुनाव का जो नतीजा आया उसको लेकर ये बार बार कहा जा रहा है कि बिहार पर SIR की छाप तो है, यानी जो वोटर काट दिए गए उसके चलते भी बहुत से क्षेत्रों में चुनाव के जो परिणाम हैं वो बदल गए हैं। तो क्या इधर उत्तर प्रदेश में भी बदल सकता है? क्या कारण है कि इस पर संदेह किया जाए? देखिए, विदेशियों की पहचान की जो प्रक्रिया है वो लंबे समय से चल रही, मतलब असम को अगर लें तो शायद आज़ादी के बाद से ही, आज़ादी के पहले ही शुरुआत हो गई थी, आज़ादी के बाद से ही वो चल रहा है। और वो असम जो है अकेला राज्य है जहाँ की NRC यानी नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन्स यानी नागरिक रजिस्टर जो है वो तैयार किया गया है। 30,000 के करीब बांग्लादेशी उसमें दर्ज किए गए हैं। वहाँ पर 6 डिटेंशन सेंटर पहले से बनाए जा चुके हैं। और आपको ताज्जुब होगा कि ये जो डिटेंशन सेंटर हैं उनमें करीब करीब जो है असम की बात अगर करें तो 800 लोग हैं, सिर्फ 800 लोग। 6 डिटेंशन सेंटर जिसमें कई हज़ार लोगों के रखने की व्यवस्था की गई है, उसमें सिर्फ 800 लोग हैं। उत्तर प्रदेश में क्या होगा? आमतौर पर किया ये जाता है कि जो भी विदेशी पकड़े जाते हैं उनको कुछ समय के लिए जेलों में रखा जाता है और फिर कानूनी प्रक्रिया पूरा करके जिन देशों के हैं उनको भेज दिया जाता है। लेकिन जो उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है वो अलग ही है। बताते हैं कि नोएडा जैसा क्षेत्र जहाँ पर कि बंगाली भाषी लोग बहुत बड़ी संख्या में हैं, जो जिनके बारे में कहा जाता है कि वो बंगाल से आकर, नोएडा चूँकि औद्योगिक क्षेत्र है, यहाँ काफ़ी काम मिल जाता है, वो छोटे छोटे काम धंधे करते हैं, मजदूरी करते हैं। उनके घर की महिलाएं जो हैं वो दूसरे घरों में साफ सफाई का काम करती हैं। अब उसमें कुछ मुसलमान भी हैं। बार बार ये कहा जा रहा है कि कहीं ऐसी तैयारी तो नहीं है कि जो भारतीय बंगाली हैं जिनमें मुसलमान भी हैं उनको ही निशाना बनाने की कोशिश तो नहीं की जा रही है। ये एक सवाल है, ये सवाल बार बार उठाया जा रहा है और इसलिए हम आपके सामने रख रहे हैं।
अब ये जब एसआईआर चल रहा है तो फिर आप विदेशी नागरिकों को ढूंढ रहे हैं, और आपको पता ही है कि एनआरसी यानी नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन्स यानी नागरिकों का राष्ट्रीय रजिस्टर बनाने को लेकर के बहुत विवाद हुआ। ये असम के अलावा बाकी देश में अभी स्थगित है, लेकिन बार बार जब से एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो रही है कि कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि इस एसआईआर के जरिए एनआरसी बनाने की कोशिश तो नहीं हो रही है। मामला ये सुप्रीम कोर्ट तक भी जा चुका है, और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था चुनाव आयोग को कि कृपा करके वो एनआरसी या नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन्स बनाने की कोशिश नहीं करें, क्योंकि एनआरसी बनाना उनका काम नहीं है, गृह मंत्रालय का काम है। चुनाव आयोग का काम है सिर्फ वोटर लिस्ट तैयार करना, और जाहिर सी बात है कि समय समय पर वो विशेष पुनरीक्षण या संशोधन कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों की जिनकी मृत्यु हो जाती है या जो क्षेत्र छोड़कर चले जाते हैं उनका नाम कई बार उससे हटता नहीं है। लेकिन जो बिहार में हुआ उसके बाद उसमें ये आरोप लगा, जो कि अभी साबित नहीं हुआ है, लेकिन ये आरोप लगता रहा कि बहुत सारे ऐसे लोगों के नाम काट दिए गए जो वहीं रह रहे थे लेकिन वो बहुत गरीब हैं। ये भी आरोप लगा कि जो लोग बीजेपी या बीजेपी गठबंधन को वोट नहीं देते उनके नाम काटे गए थे, और इसको एक बड़ा कारण, एक प्रमुख कारण बताया जा रहा है बिहार में महागठबंधन की हार का। बहरहाल ये तो विवाद चल ही रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है, आखिरकार क्यों इतने सक्रिय हो गए हैं मुख्यमंत्री योगी? अगर हम पिछले आंकड़ों को देखें तो 2025 में अभी तक जो है, आप देखिए नवंबर निकलने वाला है, यानी 11 महीने निकल चुके हैं। इसमें 23 लोग जो हैं कानपुर देहात में पकड़े गए, जिनके बारे में कहा गया कि ये बांग्लादेशी हैं, उनको बांग्लादेश भेजने की प्रक्रिया शुरू हो रही है। बंगाली मुसलमान हैं, ये कहने की ज़रूरत ही नहीं है। अब 2013 से 2020 तक के आंकड़े अगर देखें तो इन 7 वर्षों में 7,000 के करीब देशियों को या विदेशियों को जो है उनकी पहचान की गई और उनको उनके देशों में भेजने की प्रक्रिया शुरू की गई। ज़्यादातर लोग भेजे गए, कुछ रुके हुए हैं। 2017 में उत्तर प्रदेश में सिर्फ 51 ऐसे लोगों की पहचान हुई थी। 2025 तक में जो है 65 लोगों की एक सूची है जिसको कि वापस भेजने की प्रक्रिया शुरू की गई है। और 2015 से 25 तक अगर देखें तो उत्तर प्रदेश से सिर्फ 200 लोग जो हैं वापस भेजे गए हैं। यानी जो विदेशी नागरिक हैं उनकी संख्या जो है वो नगण्य है। तो इस नगण्य पर सरकार अपनी इतनी ताकत क्यों लगा रही है? अब इसमें ये एक सवाल उठाया जा रहा है कि बांग्लादेशियों के नाम पर कहीं सरकार ये कोशिश तो नहीं कर रही है कि जो अल्पसंख्यक हैं, जो मुस्लिम हैं, जिनका वोट की बीजेपी और उनके गठबंधन को नहीं मिलता है, उनका नाम काट दिया जाए। और ये अगर होगा तो चुनाव का नतीजा जो है बुरी तरह से प्रभावित हो सकता है। ये सही है कि 2017 के बाद 2022 में भी बीजेपी और उसके गठबंधन की जीत हुई। बीजेपी को 2022 में 255 सीटें मिली थी, लेकिन आप अगर उसके बाद 2024 के लोकसभा चुनावों का विश्लेषण करें तो पूरा रिजल्ट एकदम बदलता हुआ दिखाई देता है। और 2024 में सिर्फ 162 विधानसभा क्षेत्र ऐसे थे जिसमें कि बीजेपी जो है वो आगे थी, और समाजवादी पार्टी जो है 183 क्षेत्रों में आगे थी, और उसके अलावा 40 क्षेत्रों में कांग्रेस आगे थी। तो अखिलेश यादव और कांग्रेस और बाकी लोगों का मानना है कि 2022 के बाद स्थितियां बदल चुकी हैं। 2024 में आपने देखा ही कि समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, इन सबको लोकसभा में काफ़ी सीटें आई, बीजेपी को काफ़ी पीछे रहना पड़ा। तो अब क्या ये कोशिश हो रही है? क्या इसमें ये कोशिश हो रही है कि अल्पसंख्यकों को अलग करो, और चूंकि वो बीजेपी को वोट नहीं देते हैं इसलिए उनके नाम काट दो, या ऐसे क्षेत्रों और ऐसी जातियों की पहचान करो जो लोग कि बीजेपी को वोट नहीं देते हैं, उनके नाम काट दो? अगर ये होता है तो ये लोकतंत्र के साथ एक
एक ऐसा मजाक होगा कि जिसका उदाहरण कोई इतिहास में नहीं मिलता है। चुनाव आयोग इस पर सुनने के लिए तैयार नहीं है। मुख्य चुनाव आयुक्त को कई तरह की चिट्ठियां लोग लिख चुके हैं, लेकिन वो सुनने को तैयार नहीं है। उधर जो बीएलओ हैं वो कई तरह की मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। आमतौर पे जिन लोगों को बीएलओ बनाया गया है वो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं और वो कंप्यूटर सेवी नहीं है। मतलब जो काम उनको एक तो फॉर्म दिया गया है हर व्यक्ति के नाम से, वो फॉर्म तो वो पूरा कर पा रहे हैं, लेकिन उसको अपडेट करना उनको नहीं आता है। उनके लिए वो बहुत मुश्किलों का सामना कर रहे हैं और इसलिए खबरें आ रही हैं कि वो बहुत परेशान हैं, या तो वो परिवार में किसी की मदद लेकर के या किसी और के जरिए कराते हैं। उसी तरह से बंगाल में ये शिकायत की जा रही है कि लोकल लोगों को मतदाता सूची की में डाटा एंट्री करने के लिए नहीं रख करके बाहर के लोगों को हायर किया गया है, एक निजी कंपनी को दे दिया गया है। ये सब कुछ कई ऐसी चीज़ें हैं जो हमारा जो लोकतंत्र है उसको उसके ऊपर ही सवाल उठा देता है। आपकी इस पर क्या राय है, हमें ज़रूर बताइएगा। एक अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, इससे हमें बड़ी मदद मिलती है और ये भी पता चलता है कि कौन लोग हमारे चैनल में दिलचस्पी ले रहे हैं। हमारे ऐप को भी डाउनलोड करें, हमें बहुत खुशी होगी और आप बेहतर ढंग से प्रोग्राम देख पाएंगे। बेल आइकन को बजा दीजिए और उससे आपको हमारे प्रोग्राम्स की सूचना बहुत जल्दी मिल सकती है। इसके साथ साथ मैं आपका धन्यवाद दे रहा हूं कि आप सत्य हिंदी को पसंद करते हैं, सत्य हिंदी के साथ जुड़े हुए हैं। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.